ओके, तो हम चलते हैं बोर्ड पर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, है ना। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम है वो आप लोग हमको सेंड किए थे, उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन कौन पूछा था बताओ। ये किसका क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। सुन पा रहे हैं हमको? हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो ये क्वेश्चन किसका था बताओ। अच्छा, तो उसका माइक ऑन नहीं हो रहा है क्या? चलिए देखिए, जो क्वेश्चन भी है हम बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.05 ओम इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट। तो एक एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है और सेल का ईएमएफ दिया हुआ है। If current of 2 ampere exists in the circuit, the internal resistance of the cell is। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए, डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक सेल बना लेते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ दिया होगा जो फाइंड करना है हमको, ठीक है। ये R मान लेते हैं और इसका ईएमएफ E। और यहाँ से एक एमीटर लगाया गया है इस तरह से, और इस एमीटर का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है हमारे पास। इस एमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है R इक्वल टू 0.05 ओम। ओके, और ईएमएफ जो दिया हुआ है वो कितना, 1.5 वोल्ट। और ये स्मॉल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। देखिए, आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो फिगर दिया हुआ है उस फिगर में किरचॉफ्स लूप रूल लगा लें। तो किरचॉफ्स लूप रूल लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा, जिस इक्वेशन में आपको सब कुछ का वैल्यू पता होगा, जिस सिर्फ स्मॉल आर का वैल्यू पता नहीं होगा। देखो, हम पॉइंट का नाम दे रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी ए में अगर हम लूप रूल लगाएं तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, देखो क्या हो जाएगा। ए से बी में चलेंगे तो हाँ, ए से बी में तो कोई एलिमेंट है नहीं, ए से बी में कोई एलिमेंट नहीं है। बी से सी में एक एम्पियर एक एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 0.05। और अगर हम मान लें कि इसमें करंट आई जा रहा हो, जिसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, आई का वैल्यू 2 एम्पियर, तो ये आई आर हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आई आर। फिर नेक्स्ट सेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं है, और उसके बाद दो एलिमेंट है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस और एक सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का हो जाएगा आई आर, और सेल का हो जाएगा माइनस सी, क्योंकि माइनस टर्मिनल यानी निगेटिव टर्मिनल से हम लोग इंटर कर रहे हैं, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे, आर प्लस आर इक्वल्स टू ई। अब देखो सॉल्व करो, आई का वैल्यू 2, कैपिटल आर का वैल्यू 0.05 प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू ई। ई का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, 1.5। ओके, देखो क्या हो जाएगा, 0.05 प्लस आर इक्वल्स टू 1.5 डिवाइड बाई 2। ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, कितना हो जाएगा 1.5 बाई 2, 0.75। तो आर का वैल्यू निकालना है, कितना हो जाएगा 0.75, और ये प्लस में 0.05 है, उस तरफ गया तो माइनस 0.05।
सॉल्व करो, आ जाएगा 0.70 ओम। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.7 ओम। ओके, समझ में आया ये? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। समझ गए? चले आगे, बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें तीन रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 3 ओम, 3 ओम एंड 3 ओम। कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड कीजिए। तो कितना आसान काम है, देखो यहाँ पर इस तरह का फिगर रहे तो आप जान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस और ये तीनों पैरेलल में होता है। तीनों पैरेलल में कैसे हो जाएगा देखिएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिए, इसका एक टर्मिनल कहाँ से जुड़ा हुआ है, ए से, और दूसरा टर्मिनल देखो कहाँ से जुड़ा हुआ है, बी से, दिख रहा है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल ए से और दूसरा टर्मिनल बी से जुड़ा हुआ है। ओके, सेकेंड रेजिस्टेंस में देखिएगा, सेकेंड रेजिस्टेंस दिखाते हैं, इसको मिटा दीजिए। सेकेंड रेजिस्टेंस में देखिएगा, फर्स्ट एक टर्मिनल यहाँ से चलते हुए ए से जुड़ा हुआ है और दूसरा टर्मिनल ऐसे करके जुड़ा हुआ है बी से, तो इसका भी टर्मिनल ए और बी से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली तीसरे रेजिस्टेंस का भी टर्मिनल ए और बी से जुड़ा हुआ है। ओके, तो आप लोग कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि दो पॉइंट है, अगर इस तरह से लें ए और बी, और यहाँ तीन रास्ता अगर बना दे और तीनों रास्ता ए और बी के बीच हो और तीनों में रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, तो बताइए ये तीनों किस में कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीन रेजिस्टेंस और तीनों का वैल्यू सेम हो, तो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, R इक्वल टू R बाई एन, यानी रेजिस्टेंस ऑफ वन रेजिस्टेंस तो 3 ओम, और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है बाई 3, तो कितना हो जाएगा 3/3 यानी 1 ओम। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। कोई परेशानी बोलिए? समझ गए सारे लोग? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे तीन अलग अलग क्वेश्चन बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 38 नंबर में कह रहा है कि द वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज बेंट इनटू ए सर्कल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द वायर्स। देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा, कह रहा है कि एक वायर है जिसको सर्कल में कंप्लीट किया गया है, तो एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक। देखो एक सर्कल बन गया और कह रहा है कि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, यानी पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इस दोनों के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो बताओ, पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस था 12 ओम, तो इस ऊपर वाले हाफ सर्कल का रेजिस्टेंस कितना होगा, 6 ओम होना चाहिए कि नहीं। तो इसका रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम, और नीचे वाले का भी रेजिस्टेंस होना चाहिए 6 ओम, क्योंकि पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस था 12 ओम, तो हाफ सर्कल का होगा 6 ओम। अब देखिए पॉइंट ए और बी के बीच दो रेजिस्टेंस है, 6 और 6, दोनों किस में दिख रहा है आपको, पैरेलल में दिख रहा है ना। तो ये पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 6/2 ओम। पता है ना कि R/N होता है, R/N, तो R का वैल्यू 6 ओम और N मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 2 है, तो कितना हो जाएगा 3 ओम। तो R का वैल्यू निकल के आ गया 3 ओम। बताओ कोई परेशानी? ये क्वेश्चन नंबर 38 था। बताइए समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 कह रहा है इफ थ्री वायर्स ऑफ द सेम मेटल have their masses in the ratio 1:2:3 and the length in the ratio 3:2:1, their electrical resistance will be in the ratio of। कह रहा है तीन वायर लिया गया है सेम मेटल का, तो सेम मेटल में यहाँ पे इसलिए बताया कि सेम मेटल अगर होगा तो उसका डेंसिटी सेम होगा। क्या सेम होगा? डेंसिटी सेम होगा। ओके, तो अगर डेंसिटी सेम होगा
तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, जानते हैं ना, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू एरिया, पता है। तो यहाँ से एक रेशियो निकलेगा एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, और जिसका वैल्यू दिखाना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ओके, देखिए हम इसको बनाते हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। मास का रेशियो दिया हुआ है m1 इज टू m2 इज टू m3, कितना दिया हुआ 1 2 3, हाँ 1:2:3, यानी अगर हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट ले लें तो x ले लें अगर, तो m1 का वैल्यू हो जाएगा 1x, m2 का वैल्यू हो जाएगा 2x, और m3 का वैल्यू हो जाएगा 3x, ठीक है। इसी तरह से एरिया का लेंथ, एरिया नहीं लेंथ का दिया हुआ, लेंथ इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, तो लेंथ का जो दिया हुआ है रेशियो 3:1, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं L1:L2:L3, इसका रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, तो L1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ 3y। यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनली कांस्टेंट क्या ले रहे हैं y, इधर x लिए तो सेम x नहीं ले सकते इसलिए y ले लिए। L2 का वैल्यू हो जाएगा 2y, और L3 का वैल्यू हो जाएगा 1y। बताइए यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमको निकालना है रेजिस्टेंस का रेशियो। देखो R1:R2:R3 अगर करना है, यानी रेजिस्टेंस का रेशियो होता है ρL/A, तो यहाँ L का रेशियो तो पता है, रो सबका सेम होगा क्योंकि सेम मेटल है, तो हमको पहले एरिया का क्या होना चाहिए, रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहले एरिया का रेशियो पता करने का कोशिश करते हैं। तो आप जानते हैं कि डेंसिटी सबका सेम है, डेंसिटी क्या है सबका सेम है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास यानी m1 और वॉल्यूम मतलब A1 इंटू L1, ऐसा बोल सकते हैं, इक्वल्स टू m2 बाई A2L2 इक्वल्स टू m3 बाई A3L3। ये बात समझ में आया, और ये क्या कहलाएगा डेंसिटी D। बताइए तीनों वायर का डेंसिटी इक्वल था, तो हम लोग कर लिए मास बाय वॉल्यूम। अब पुट कीजिए, m1 का वैल्यू पता है, L1 का वैल्यू पता है, तो यहाँ से A1 का रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। m1 का वैल्यू x डिवाइड बाई A1 इंटू L1, तो L1 का वैल्यू 3y इक्वल्स टू m2, तो m2 का वैल्यू है 2x डिवाइड बाई A2, सबको दिख रहा है नीचे, एंड L2 का वैल्यू हो गया 2y इक्वल्स टू m3 का वैल्यू हो गया 3x डिवाइड बाई L3 A3L3, तो A3L3, तो L3 का वैल्यू हो गया 1y, ओके इक्वल्स टू D। तो यहाँ से अब अगर कैंसिल करें तो x एंड y कांस्टेंट है, तो वो हर जगह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और यहाँ भी x है, तो चूंकि इक्वल में है तो तीनों को कैंसिल किया जा सकता है। तो हमारा जो नेक्स्ट रेशियो निकलेगा वो हो जाएगा 1/A1 3A1, 1/3A1, 1/3A1 इक्वल्स टू, नेक्स्ट में आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 1/A2, 1/A2, और नेक्स्ट है A3 में देखो x एंड y कैंसिल हो गया तो 3/A3, 3/A3 इक्वल्स टू D। यहाँ से हमको निकालना है A1 A2 एंड A3 का रेशियो। कैसे निकालोगे, देखो एक काम करो, A1 का वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करो। A1 का वैल्यू क्या निकलेगा समझना, 1/3A1 इक्वल्स टू D है, तो 3A1 का वैल्यू 1/D होगा, ऐसे समझ सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, सिंस 1/3A1 का वैल्यू कितना है D, सॉरी हाँ, तो यहाँ से A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3D। इसी तरह A2 का वैल्यू हो जाएगा कितना D, एंड A3 का वैल्यू अगर निकालिएगा ऐसे ही सॉल्व करके, ऐसे ही सॉल्व करोगे तो वहां पे निकल के आ जाएगा कितना 3/D।
ठीक है, ये हमारा A1 A2 A3 निकला, तो A1 A2 A3 का रेशियो क्या हो जाएगा, A1:A2:A3 कितना हो गया, 1/3D D एंड 3/D। ठीक है, सॉरी हाँ A2 का वैल्यू 1/D होना चाहिए, सॉरी A2 का वैल्यू 1/D होना चाहिए। ओके, तो यहाँ भी ठीक कर देते हैं 1/D। अब D से D तो कैंसिल हो जाएगा और सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो A1:A2:A3 का वैल्यू हो जाएगा 9:3 सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1:3:9। तो देखो एरिया का रेशियो पता चल गया। अब फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में मास का रेशियो दिया हुआ था और एरिया का रेशियो दिया, लेंथ का रेशियो दिया हुआ था। इससे हम लोग एरिया का रेशियो निकाल लिए। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रेशियो। तो आर का रेशियो मतलब ρL1A1 का रेशियो, तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, R1 R2 R3, इस तीनों का रेशियो निकालना है, यानी ρL1/A1 ρL2/A2 एंड ρL3/A3, इसी का रेशियो निकालना है। तो रो से तीनों कैंसिल हो जाएगा, L1/A1, L1 L2 L3 का रेशियो देखिए क्या दिया हुआ था, 3:1। एक सेकंड, तो L1/A1 L2/A2 L3/A3। ठीक है, L1 का वैल्यू कितना था 3x, या 3 सीधे मान लेते हैं। A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1:2। L2 का वैल्यू 2 था, A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, L3 का वैल्यू दिया हुआ है 1 और A3 का वैल्यू दिया है 9। एक काम करिए, सबको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि रेशियो डिनोमिनेटर में नहीं बचे। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करने में 3 × 2 6 और ये हो जाएगा 1। तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया हमारा 27 6 एंड 1, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, बात समझ में आया, बोलो। क्वेश्चन 39 था ये, क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये एक तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो समझ लीजिए कि आपको थोड़ा सा ट्रिकी पे चलना पड़ेगा, इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन किए उसको शॉर्ट में कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए हम आपको थोड़ा सा लेंदी कर दी। ओके, समझ में आया कि नहीं, बोलो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हम जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं इसका रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो वो आपको ऐप पे मिल जाएगा, और प्लस में इसका PDF भी हम दे देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास्ड through a wire of length 15 meter and uniform cross section area 6.0 into 10 to the power minus 7 meter and its resistance is measured to be 5 ohm। देखो कितना आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। आपको लेंथ पता है 15 मीटर, एरिया पता है 6.0 into 10 to the power minus 7 मीटर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ohm एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ohm। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो उस टेम्परेचर पे जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, R इक्वल टू ρL/A है ना। तो R पता है, रो पता, यहाँ पे हमको R पता है, L पता है और A पता है। तो आप रो का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, बताओ। रो का वैल्यू हो जाएगा R इंटू A/L। ए को हम लोग क्या किए, इस तरफ ले गए, ए डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में आ गया, और एल मल्टीप्लाई में था इधर आया तो डिवाइड में। तो रो का वैल्यू हो गया RA इंटू एल। आर का वैल्यू पुट करेंगे 5, ए का वैल्यू पुट करेंगे 6.0 इंटू 10 टू द पावर -7 एंड एल का वैल्यू 15 मीटर।
यहाँ से सॉल्व करेंगे तो रो का वैल्यू आ जाएगा। बोलो कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5, what is the resistance of the resistor? देखो एक बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ है और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है इस तरह से, तो ये बैटरी हो गया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिए और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ये ऐड है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ईएमएफ ई, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.5 एम्पियर। ठीक है, और कह रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम और ईएमएफ का वैल्यू दिया हुआ है 10 वोल्ट। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट। तो आप जानते हैं कि अगर ये यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है दोनों क्या है, सीरीज में होगा, तो दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा R प्लस R। ओके, तो हमारे पास ये ऐसा कुछ इक्वेशन बन के आ जाएगा, I इक्वल टू, यानी करेंट इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाय इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से क्योंकि फॉर्मूला था ना I इक्वल टू V बाई आर, वहीं से यूज किए, तो V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, R हो गया टोटल रेजिस्टेंस। ओके, तो I का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, 0.5, E का वैल्यू दिया हुआ है 10, कैपिटल R का वैल्यू नहीं पता है और स्मॉल r का वैल्यू पता है कितना, 3 ओम। तो सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो 0.5 इंटू आर प्लस 0.5 इंटू 3 कितना हो जाए, 1.5 इक्वल टू 10। तो 0.5 आर प्लस इक्वल टू 10 और ये 1.5 उस तरफ गया, माइनस 1.5, सॉल्व कीजिएगा तो 8.5 और यहाँ से R का वैल्यू निकालोगे तो 8.5 डिवाइड बाय 0.5 तो कितना हो जाएगा, ये लगभग 17, R इक्वल टू 17 ओम हो जाएगा। बताइए कोई परेशानी है इस तरह के क्वेश्चन में? बन गया ये क्वेश्चन, बोलो कोई परेशानी है? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का है, देखिए 20 degree resistivity of a heating element is 100 ohm. The resistance of a heating element is 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm, given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.7 into 10 to the power minus 4? देखो सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है देखो 270 डिग्री सेल्सियस, तो 27 डिग्री सेल्सियस दिया होगा शायद, क्योंकि कह रहा है रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर कभी भी 270 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक है, 270 नहीं होगा, 27 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड करेंगे, यानी ये 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, हाँ वही 27 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, हमको लगता है यहाँ 27 डिग्री इसलिए दिया है ताकि जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो एग्जैक्टली 300 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम और इनिशियल रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ, R1 इक्वल टू 100 ओम। ओके, what is the temperature of the element if the resistance is found to be 117, यानी जब रेजिस्टेंस R2 हो जाए 117 ओम तो रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कैपिटल T का वैल्यू क्या होगा, और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, सिर्फ आपको रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी का रिलेशन पता करना है। ठीक है, देखो आपके पास फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये जानते हैं ना,
ये फॉर्मूला पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको रजिस्टिविटी नहीं दिया है बल्कि रेजिस्टेंस दिया है। तो आप रजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए दोनों तरफ L बाई ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो रो L बाई ए हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रो नॉट L बाई ए हो जाएगा। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। बोलो कोई परेशानी है? समझ में आया क्या किए? रो में L बाई ए से मल्टीप्लाई किए, रो नॉट में भी L बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिए। अब रो L बाई ए का मतलब हो गया R, रो नॉट L बाई ए का वैल्यू हो गया R1। यहाँ पे R1 R2 लिए थे क्या? हाँ, तो ये R2 हो जाएगा और ये R1 हो जाएगा। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब देखो R2 R1 का वैल्यू पता है, R2 R1 का वैल्यू पता है और अल्फा का वैल्यू पता है, तो क्या डेल्टा टी निकाला जा सकता है यहाँ से? बोलो, डेल्टा टी फाइंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? कर सकते हैं। अब जैसे ही डेल्टा टी निकल गया, आप जानते हैं डेल्टा टी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। तो टी माइनस टी नॉट हमको पता चल गया। टी माइनस टी नॉट जैसे ही पता चला तो वहां से आप टी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बताइए, क्योंकि हमको टी नॉट पता है, इनिशियल रेजिस्टेंस यहाँ पे पता, इनिशियल टेम्परेचर हमको पता है टी नॉट। बोलो कोई परेशानी है इस तरह के क्वेश्चन में? बनाया जा सकता है। तो इसके आगे आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, बोलिए। ठीक है, चलो इसका आंसर कर लीजिएगा आप लोग, और जो भी चैट बॉक्स में इसका आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिएगा, वहां से हम मैच करवा देंगे आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पोटेंशियोमीटर से। देखो पहले क्वेश्चन हम आपको बड़ा करके दिखा देते हैं, उसके बाद में फिगर दिखाएंगे। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि इन द फिगर ए लॉन्ग यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर AB is having a constant potential gradient along its length। ये तो हमेशा होता है। The null points for the two primary cells of EMF E1 and E2 connected in the manner shown are obtained at a distance of 120 centimeter and 300 centimeter from the end A। देखो दो सेल का EMF दिया हुआ है E1 and E2, और नल पॉइंट का मतलब होता है बैलेंस पॉइंट। तो फर्स्ट टाइम बैलेंस पॉइंट 120 सेंटीमीटर निकला, सेकेंड टाइम 300 सेंटीमीटर निकला। तो जब हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उस टाइम भी जब फॉर्मूला निकला था E1 बाई E2 का, तो क्या निकला था? L1 बाई L2। तो E1 बाई E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? L1 बाई L2। तो इसको हम अब फिगर दिखाते हैं, देखिएगा। ओके, इस तरह से फिगर दिया हुआ है। एक सेकंड। हाँ, तो फिगर में देखो L1 बाई L2 अगर हम आपको पता है, ये 120 सेंटीमीटर और ये 300 सेंटीमीटर, तो आपको सिर्फ फाइंड करना है E1 बाई E2। तो आप जानते हैं E1 बाई E2 का रेशियो क्या होता है? L1 बाई L2। बताओ, L1 का वैल्यू हो जाएगा 120, L2 का वैल्यू हो जाएगा 300। क्या सॉल्व करके आएगा बताओ? 0 से 0 कैंसिल, ये 4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 2/5, 2/5। तो E1:2 कितना निकल जाएगा? 2/5। कोई परेशानी बताइए? बोलो कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। इट इज कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। कह रहा है कि पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ 1 मीटर है और इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, यानी पूरे लेंथ का रेजिस्टेंस 10 ओम है। इट इज कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल विच गिव ए बैलेंस पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर। इसका फिगर नहीं दिया हुआ है क्या? नहीं दिया। चलो देखो क्वेश्चन। एक पोटेंशियोमीटर का वायर इस तरह से दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक पोटेंशियोमीटर का वायर दिया हुआ है इस तरह से,
और इस वायर का लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम और इसके साथ एक सीरीज में एक सेल को ऐड किया गया है एक इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, नहीं सॉरी, एक रेजिस्टेंस सिंपल सा कोई भी लगा दिया गया इस तरह से। और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया होगा, आप जानते हैं कि फुल्ली टोटल वायर में नहीं लगाते हैं बल्कि बीच में कहीं पे जॉकी के साथ लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर लग गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखो, किसी इसका एक टर्मिनल से बैलेंस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 40 सेंटीमीटर, यानी ये कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं अगर 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, तो बताओ 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। पहले 1 का निकालेंगे और फिर 40 का निकालेंगे तो आंसर आएगा 4 ओम, यानी 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 ओम। तो अब देखो एक सेकंड, हाँ ठीक है, हो गया 4 ओम हो गया। अब यहाँ से जो कह रहा है कि एक सेल है जिसका ईएमएफ है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 5 ओम, डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल व्हिच गिव्स द बैलेंस पॉइंट। ईएमएफ निकालना है। It is connected to a 6 volt battery in series with a resistance of 5 ohm। तो यहाँ से एक और, अच्छा पोटेंशियोमीटर तो ऐसे ना बनता है, यहाँ पे एक और सेल लगाया जाता है जिसको कहते हैं ड्राइवर सेल, ठीक है। तो ड्राइवर सेल का रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 6 वोल्ट। तो इस पूरे 1 मीटर वायर का जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट दिया हुआ है इस तरह से। 1 मीटर वायर का वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट यानी 100 सेंटीमीटर का। तो 40 सेंटीमीटर का वोल्टेज कितना हो जाएगा बताइए, 6/100 इंटू 40। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 इंटू 4 2.4 2.4 वोल्ट। तो 40 सेंटीमीटर यानी इस पॉइंट से, अगर पॉइंट का नाम दे दें ए, तो ए से बैलेंस पॉइंट पी के बीच का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2.4 वोल्ट। अब इस 2.4 वोल्ट का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, तो इस सेल और इस इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इसमें करंट कितना जाएगा ये भी पता नहीं है, करंट तो 0 जाना चाहिए, तो इस रेजिस्टेंस का तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस भी 2.4 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर ईएमएफ ऑफ सेल कितना हो जाना चाहिए, 2.4 वोल्ट। कैसे कैसे हुआ समझ में आया, देखो एक 6 वोल्ट का सेल लगाया गया है और इसको 1 मीटर वायर के साथ जोड़ा गया है। तो पूरे 1 मीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 6 वोल्ट, यानी 1 मीटर का मतलब क्या, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का 6 वोल्ट, तो 40 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो 6/100 इंटू 40 यानी 2.4 वोल्ट। अब इसी 40 सेंटीमीटर के साथ इसको बैलेंस पॉइंट के हिसाब से जोड़ा गया एक सेल को और एक रेजिस्टेंस को भी। तो उस रेजिस्टेंस का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से करंट 0 जा रहा है, तो उस सेल से भी करंट कितना, उस रेजिस्टेंस से भी करंट कितना जाएगा, 0। लेकिन इस सेल का ईएमएफ कितना होगा, तो जितना इसके 40 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ए से पी जाना है और इधर नीचे से भी ए से पी जाना है, तो दोनों का टर्मिनल सेम है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है पैरेलल टाइप। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस 2.4, तो नीचे वाले सेल का भी पोटेंशियल डिफरेंस 2.4 वोल्ट हो जाएगा। ओके क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन करा है कि पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ohm। It is connected to a 5 volt battery in series with a resistance of 5 ohm। Determine the EMF of primary cell which gives a balance point at 60 centimeter। तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ रेजिस्टेंस वगैरह चेंज कर दिया और बैलेंस पॉइंट का डिस्टेंस चेंज कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना लेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही। देखो इसमें भी रेजिस्टेंस दिया, वोल्टेज दिया हुआ है, सारा कुछ तो सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं। तो ये क्वेश्चन खुद से करना है आपको। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आप लोग एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, उसका फिगर से ही आपको बना देंगे। कह रहा है कि यूज किरचॉफ्स रूल्स
To obtain the balance condition in a Wheatstone bridge, calculate the value of R in the balance condition of the Wheatstone bridge if the carbon resistor connected across the arm CD has the color sequence red, red and orange. कलर सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो रेड, रेड एंड ऑरेंज दिया है। तो बताओ तो, अगर ये रेड है, ये भी रेड है और ये ऑरेंज है और लास्ट में कोई कलर नहीं है, मतलब टॉलरेंस 20% होगा, वो छोड़ दीजिए। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कलर कोड रजिस्टर के हिसाब से? ये हो जाएगा 22 इंटू 10⁻²। नहीं होता, सॉरी 2 नहीं, ऑरेंज के लिए क्या होता है 10⁻3, 10⁻3 ही होता है ना, ठीक है। तो अब थोड़ा सा पहले फिगर देखिए, इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है और इसमें बैलेंस कंडीशन फाइंड करना। तो आप जानते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बीच वाला कैंसिल हो जाए, है ना। तो 2R को इस रेड, रेड एंड ऑरेंज वाले रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, सेंस 2R इंटू इसको हम लोग R1 कर लेते हैं, तो R1 इक्वल्स टू ये 2R और ये R से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2R इंटू R। तो यहाँ R R सॉरी 2R नहीं है, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो R1 का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, या R का वैल्यू यहाँ पे, इस R का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो R1 का वैल्यू R के बराबर, R का वैल्यू R1 के बराबर। और R1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 22 इंटू 10⁻³ ओम। ओके, तो स्मॉल r का वैल्यू कितना, ये r का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 22 इंटू 10⁻³ ओम। तो बैलेंस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, जो भी कैंसिल करना था वो कर लिए, वहां से r का वैल्यू फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा था कि आर्म्स BC एंड CD आर इंटर, इफ नाउ द रेजिस्टेंसेज ऑफ द आर्म BC and CD are interchanged, BC and CD, BC यानी 2R and CD RRO यानी ये वाला, इस दोनों को इंटरचेंज कर दें, दिख रहा है ये 2R और इस R1 का वैल्यू अगर रेजिस्टेंस का इंटरचेंज कर दें, अदल बदल दें, अनदर कार्बन रजिस्टर इज कनेक्टेड इन प्लेस ऑफ R और इसके बदले कोई दूसरा कार्बन रजिस्टर लगा दें, व्हाट वुड नाउ बी द सीक्वेंस ऑफ कलर बैंड्स ऑफ द कार्बन रजिस्टर। इस R का बदले में जो कार्बन रजिस्टर लगाया जाएगा, इस तरह से आप बताते हैं। देखिए एक सेकेंड, ठीक है, देखो एक सेकेंड, फिगर को बड़ा करना था, पूरे बड़ा हो गया। देखो क्या कह रहा है कि अगर इस कलर कोड रजिस्टर यानी R1 को यहाँ लगा दिया जाए, ठीक है, यानी ये R1 हो जाए और ये कितना हो जाए 2R हो जाए, ये कितना हो जाए 2R हो जाए, और इस R को हटा करके एक कलर कोड रजिस्टर स्मॉल r वाला लगा देते हैं, तो इस स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा बैलेंस कंडीशन में। तो क्या करेंगे, इस 2R को 2R से मल्टीप्लाई करेंगे और इस R1 को इस R से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इस R का वैल्यू निकलेगा स्मॉल r का, और स्मॉल r का जो भी वैल्यू निकलेगा उसके अकॉर्डिंग उसका कलर सीक्वेंस आपको बताना है। बताइए कर सकते हैं ये काम, समझ में आया या नहीं? ओके, कोई परेशानी नहीं, क्वेश्चन को छोटा करके यहाँ पे कर, क्या हो गया बोलो, नहीं सुन पा रहे हैं क्या? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये मीटर ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एंड एरर इन अ मीटर ब्रिज, हाउ इट overcome, the resistance in the two arms of the meter bridge are equal to 5 ohm and s respectively. When the resistance edge is shunted with an equal resistance, the new balance length found to be 1.5 L1, where L1 is the initial balancing length. Calculate the value of S। देखो इसमें क्या करना है, मीटर ब्रिज में आप जानते हैं इस रेजिस्टेंस का वैल्यू पता होता है और इसका निकालना होता है,
ठीक है। और यहाँ पे ये लेंथ दिया हुआ है L1 और ये लेंथ दिया 100 माइनस L1। ओके। यहाँ पे आपको एरर वाला क्वेश्चन है, तो एरर आप लोग को पढ़ाया नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन अभी हम नहीं बताएंगे, ठीक है, समझ में आपको नहीं आएगा। एरर परसेंटेज निकालना तो जानते हैं, लेकिन कैसे एंड करेक्शन के साथ हम लोग एरर निकालते हैं वो हम आपको नहीं पढ़ाए अभी, ठीक है। तो वो आपको जब पढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोग टिक करके रख लेंगे, बाद में बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सेव करके रखिएगा। चलो अब देखो, नेक्स्ट खत्म हो गया क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है क्या आपके पास? और भी कोई क्वेश्चन है क्या? चलो सब बता चुके हैं ना, ठीक है। चलिए, तो इतना क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं। अब आप क्या करेंगे, जितना चैप्टर 4 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी बुक में क्वेश्चन है उसको सबको सॉल्व कर लेंगे। अगर प्रॉब्लम होगा तो वो आप हमको मैसेज कीजिएगा, ठीक है, तो वो हम आपको बता देंगे। अगर नहीं प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके। एक बच्चे ने कैपेसिटर से क्वेश्चन भेजा हुआ था, तो इसलिए हम नहीं बताए, क्योंकि कैपेसिटर चैप्टर पिछला ही था और उसमें हम बता चुके हैं बहुत सारा क्वेश्चन, और उस चैप्टर का समय बीत चुका है, ठीक है। तो फिर कभी टाइम मिलेगा तो हम बता देंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं बताएंगे, लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भेजिएगा तो बताना अच्छा लगता है। ओके, तो क्लास बंद कर दिया जाए अब। देखो, पीडीएफ भेजना मुश्किल है। पीडीएफ भेजना मुश्किल है इसलिए क्योंकि हम कल जो पढ़ाए थे वो टीचमेंट के ही बोर्ड पे पढ़ाए थे और वहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किए थे, ठीक है। तो पीडीएफ भी नहीं मिलेगा और बाकी रिकॉर्डिंग भी नहीं है, लेकिन आज की क्लास का पीडीएफ हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। किसी स्टूडेंट से ही ठीक है, सुनो, कल जो पढ़ाई हुआ था उसका फोटो खींच करके कोई आदमी ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। ओके, चलो। हाँ, तो हम आपको सेंड कर देंगे, ग्रुप में डालेगा तो ठीक है। चलिए, थैंक यू। खत्म करते हैं क्लास। ओके, बाय।